प्रदेश के इंदौर से शुक्रवार को इंदौर में मध्य प्रदेश गोल्फ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयोजन किया गया। यह कॉन्क्लेव नेक्स्ट होराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो, जो भविष्य में स्मार्ट और समृद्ध शहरों के विकास पर केंद्रित रहा। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग 5 सेक्टर को 12,360 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। कार्यक्रम में हिंदी वर्षों को सम्मानित किया गया। तो वहीं नगरीय विकास में तकनीकी सहयोग के लिए उज्जैन में होने वाले आगामी CF 2028 के लिए MOU का आदान प्रदान किया गया। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर पिछले 7 बार से स्वच्छता में अव्वल रहा और 8वीं बार केंद्र सरकार सोच रही है कि इंदौर को दे या न दे। इसके लिए केंद्र सरकार ने पॉलिसी बदल रही है, जिसमें शहर के अलावा एक और अन्य शहर को स्वच्छ करने का चैलेंज रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश में निवेश करना उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश उससे भी ज्यादा प्रगति कर रहा है। उन्होंने गुजरात मॉडल का अनुसरण करने की बात करते हुए कहा है कि हम निवेशकों को 40 दिन में पूरी सरकारी प्रक्रिया पूरी करके देंगे, जिससे निवेशकों को इधर उधर परेशान न होना पड़े। इसके अलावा उसे प्लांट में उपयोग के हिसाब से फेर बदल के अधिकार भी निवेशकों को दिए जाएंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश गोल्फ कॉन्क्लेव को सफल कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें निवेशकों की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और निवेशक भी सहमति प्रदान की। अब देखना है आने वाले समय में निवेशक मध्य प्रदेश सरकार पर कितना विश्वास और निवेश करते हैं। काम हो रहे हैं नवाचार के माध्यम से, सिंगल विंडो के आधार पर वो सारी चीजें मिले। कुछ चीजें मैं पटेल साहब आपसे ही बताना चाहूंगा। आपकी गुजरात की पॉलिसी हम लेकर के आए, उस पॉलिसी को लगाया 100 एकड़ की टाउनशिप के लिए। आपके हिसाब से FAR आप किधर भी करना चाहे, जैसा आप करना चाहे, केवल 40 दिन के अंदर परमिशन भी देंगे और सारे पावर आपको देंगे। ये बार बार की कटकटनी, नगर निगम कुछ कह रही है, TNC कुछ कह रही है, आपस में कन्फ्यूजन होता है। हमारे लिए कोई प्रोजेक्ट बड़े से बड़े बनाना हो या छोटे से छोटे बनाना हो, आज एक से बढ़ के एक ग्रीन फील्ड रोड भी हम दे रहे हैं। जैसे हमारा उज्जैन इंदौर तो 6 लेन हम कर ही रहे हैं, लेकिन उज्जैन इंदौर के अलावा ये अपना पितृ पर्वत से यहाँ का लगा करके 4 लेन का एक नया अपना रोड यहाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित किया है। जावरा से मंदसौर नीमच के साइड से जो राजस्थान, गुजरात और इनके सबके मध्य में इसका एक अलग लाभ मिलने वाला है। वह सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में जिस प्रकार से यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की भी संख्या बढ़ी है, उसमें लगभग 12,360 करोड़ के तो सौगात आज के कार्यक्रम में मिली है। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरी सौगात के लिए। और प्राधिकरण इंदौर, वैसे तो सारे प्राधिकरण अच्छे हैं, लेकिन इंदौर प्राधिकरण धीरे धीरे करके आज MRTN अपने पूरे प्रदेश की शान बना है। आज इस अवसर पर एक बार फिर, चूंकि अब लंबा भाषण देने का समय नहीं है, हम 1 to 1 में मिलेंगे। अपने सारे निवेशकों के लिए केवल इतना आश्वस्त करना चाहते हैं, बदलते दौर में पूरे देश का समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश का समय और अच्छा है। आइए हम सब अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़ें, बड़े लक्ष्य रखें और बड़े लक्ष्य को बहुत सहजता से हासिल करें। इसमें हम और आप मिलकर के साथ में काम करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी अनुपम सौगातों के लिए। और मध्य प्रदेश जहां पर अपार संभावनाएं हैं, वहां पर आपने हृदय से स्वागत किया है निवेशकों का। अब 1 to 1 चर्चा होगी प्रेस वार्ता के बाद। और ग्वालियर के डबरा अनुभाग में एक प्रेम प्रसंग में पड़ी देवरानी जेठानी घर से नकदी और जेवरात लेकर अपने प्रेमियों के साथ फरार होने का मामला सामने आया है, जहां मामले को लेकर पुलिस जांच कर कार्यवाही में जुट गई है। दरअसल 2 युवकों के प्रेम प्रसंग में पड़ी देवरानी जेठानी एक साथ घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई हैं। अब उनके पति थाने में अपनी पत्नियों को तलाशने की गुहार लेकर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। मामला डबरा के वार्ड क्रमांक 4 खेरी मोहल्ले का है, जहाँ से देवरानी जेठानी 28 जून 2025 से घर से गायब है। जेठानी के पति संतोष कुशवाहा ने बताया कि वे दोनों भाई मजदूरी करने जाते थे। कब उनकी
उनकी पत्नियों का प्रेम प्रसंग जुड़ गया ये उन्हें नहीं पता है। वे उनके बेटे को जरूर उनकी पत्नी और बहू के 2 युवकों से बात करते हुए देखा था। तब उन्होंने बेटे को भी धमकाया था कि तूने घर पर किसी को बताया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। इसके डर से बेटे ने कुछ नहीं बताया। जब 28 तारीख को संतोष की पत्नी और उसके छोटे भाई की पत्नी घर से गायब हो गई तब उनके बेटे ने उन्हें ये बात बताई है। संतोष ने डबर पर छोड़ के रहने वाले 2 युवकों पर अपनी पत्नी और भाई की पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है, जिनके नाम छोटू कुशवाहा और अंश कुशवाहा बताए जा रहे हैं। दरअसल फरियादी संतोष ने यह भी बताया कि वो और उसका भाई भूपेंद्र कुशवाहा दोनों सुबह से ही मजदूरी करने चले जाते थे और शाम को घर आते थे। इसी बीच छोटू कुशवाहा उनके घर पर आता था, वहीं उसकी पत्नी और उसके भाई की पत्नी को भगा कर ले गया है। छोटी बहू अपने एक छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर गई है। घर पर रखे जेवर और नकदी भी संतोष की पत्नी और उसके भाई की पत्नी लेकर गायब हो गई है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में डबरा सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल का कहना है कि फरियादी युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा रहा है और महिला किन हालातों में घर से गायब हुई है इसकी विवेचना भी की जा रही है। जल्दी महिलाओं को दस्तयाब कर लिया जाएगा। संतोष क्या हुआ, क्या मामला है? छोटी की बहू और मेरी पत्नी दोनों 28 तारीख से गायब हैं और मेरे जो छोटे बच्चे ना मेरा बड़े बच्चा ना मेरा उसने देखा है कि हॉस्पिटल में आया था साइकिल से, उनका पीछा कराया। उनके साथ गई है और जी गई है छोटू और अंश। ये क्या तुम्हारे घर पे आना जाना था? एक दिन आया था बस, फिर मैं गड्डी में कर आया था ना, फिर पता नहीं पड़ा। बच्चे को धमकी दी थी दंगल ने। क्या बोला? तो मैं अगर पापा से कही तो मैं तुमको मारूंगी। तो बच्चे ने मेरे को नहीं बताया। तो ये 28 तारीख गाँव होगी ना चली गई, तब मेरे बच्चे ने बताया, बोले पापा बोले मम्मी और चाची मेरे ऐसे धकिया दी थी कि तेरे को मारेंगे हम। कोई सामान ले गई पैसा बैंक में खाते जमा था, छोटी बहू के खाते में जमा था, कम से 2-3 लाख रुपए। किसी बच्चे को संग ले गई? हाँ, एक बच्चे को संग ले गई। किसके बच्चे को संग ले गई? छोटी बहू अपने बच्चे को संग ले गई, भूखे लगी। क्या कोई किसी का संदेह है? हाँ, मेरे को शक आ रहा है। किसका? छोटी पे। ये आपके घर आता था क्या? आता था। कब आता था? जब मैंने कहा, जब मेरे को पता नहीं पड़ा, फिर कब आता था कब नहीं आता। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या ना जीता था, बोले हम मजे से रिपोर्ट नहीं लेंगे। बोले भी हमारी बोले ये 4 दिन हो गए मेरे को पेची मेरी सुन नहीं रही थी। अब क्या कहना है पुलिस वाले? अब कहना है कि बोले हम ले गए, बोले 4 दिन के अंदर पता पड़ जाए। जौरा बाढ़ आपदा संबंधी मॉकड्रिल का आयोजन अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप सिंह तोमर, तहसीलदार कल्पना कुशवाहा, नायब तहसीलदार श्याम सुंदर सिंह, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RS सेमिल की मौजूदगी में सिविल अस्पताल प्रांगण में किया गया। 11 जुलाई को मॉकड्रिल प्रदर्शन के दौरान SD और F की टीम द्वारा मॉकड्रिल प्रदर्शन के दौरान 2 तरह की परिस्थितियों को लेकर किया गया था, जिसमें उदाहरण के तौर पर सबसे पहले बाढ़ की सूचना यदि स्थानीय प्रशासन की ओर से बाढ़ कंट्रोल रूम को दी जाती है कि जौरा थाना अंतर्गत बरेड़ या अन्य किसी गांव में चम्बल नदी के किनारे दर्जनभर ग्रामीण बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, कंट्रोल रूम द्वारा तत्काल SDRF को सूचित किया जाता है कि चम्बल नदी के निकट बसे गांव को बाढ़ में ग्रामीण घिर गए हैं। कंट्रोल रूम की सूचना पर रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचती है एवं अलग अलग तरह के व्यक्ति को किस तरह लिफ्टिंग एंड मूविंग के माध्यम से स्टेबलाइज किया जाता है इसका भी प्रदर्शन किया गया। दूसरी स्थिति में बाढ़ में कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब गया है एवं उसे तुरंत रेस्क्यू की आवश्यकता है तो इसके साथ साथ विक्टिम को CPR देकर उसे स्टेबलाइज किया जाए और उसे SOS तत्कालिक कैसे दी जाती है इसके बारे में भी टीम द्वारा विस्तृत जानकारी मॉकड्रिल के माध्यम से दी गई। टीम द्वारा अन्य कई उपाय भी बाढ़ के खतरे से बचने को लेकर बताए गए। वहीं टीम ने घनश्याम, संजय, उदल, सोनू तोमर, पिंटू, रंजीत शामिल रहे। इस दौरान यहाँ पर KK शुक्ला, डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, विशंबर धाकर, नीरज गौर, डॉक्टर हरेंद्र दिनकर, डॉक्टर मीरा अजय तोमर, संदीप सेंगर, अर्पित पराशर, अजय कुलश्रेष्ठ, दौलत खान, डॉक्टर किरण शाकिर सहित मीडिया कर्मी भी उपस्थित रहे। बरसात का मौसम है तो जिले में प्रत्येक तहसील में SDRF की तरफ से मॉक ड्रिल की जा रही है, तो उसी तारतम्य में जौरा तहसील में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जो हम लोगों ने हॉस्पिटल परिसर में कराया। कंट्रोल रूम बनाया गया? कंट्रोल रूम हर तहसील में है। ग्राम पंचायत कांदई कला की प्रधान मंटी सिंह ने पहली बार में जीत लिया चुनाव, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे संतराम सिंह गिनाई सरकार की उपलब्धियां, वहीं जनता के सामने किया गांव का विकास। मंटी सिंह ने जीत लिया जनता का दिल, किया ग्राम पंचायत का विकास। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं से ग्राम पंचायत का कराया चौमुखी विकास। सड़क, इंटरलॉकिंग, CC रोड एवं नालियों की सफाई,
जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में दे रही योगदान। खुद को कर बुलंद इतना कि बंदा पूछे तेरी रजा क्या है। हौसले की उड़ान से ग्राम पंचायत की बदलती तस्वीरें, नई सोच और जज्बे से ग्राम पंचायत की इबादत लिखती प्रधान मंटी सिंह ने। ग्राम पंचायत कांदे की कला प्रधान मंटी सिंह द्वारा अनुकरणीय पहल कर सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया और ग्राम पंचायत के चौमुखी विकास के लिए हमेशा से कटिबद्ध हूँ। वहीं ग्राम पंचायत कांदे कला के प्रधान प्रतिनिधि संतराम सिंह प्रतिनिधित्व करते हुए व मंटी सिंह के द्वारा उन्नत और विकसित ग्राम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण और विकास कार्यों से ग्राम पंचायत कांदे कला की स्थिति अब बदली है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि संतराम सिंह ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए ना कोई सांसद, ना ही कोई विधायक ने आज तक कोई लाभ नहीं दिया है और ना ही बोर्ड लगा है, ना ही किसी सांसद और विधायक क्या। वहीं ग्राम पंचायत कांदी कला के प्रधान प्रतिनिधि संतराम सिंह ग्रामीण को साथ लेकर विकास कार्यों से गली गलियारा और सार्वजनिक स्थान को देखते हुए विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मंटी सिंह ने स्वयं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। इतना ही नहीं, चल रहे निर्माण कार्य स्थल पर खड़े रहकर खुद काम कराना और जो काम काफी समय से पेंडिंग है उन कार्यों को भी करवा रही है। नए वित्तीय वर्ष में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात से सड़कों और नालियों की सफाई, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दिया जा रहा है। स्वच्छता और शिक्षा व्यवस्था पर भी खास जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत में बरसों से अधूरे कामों पर जोर दिया गया। बहरहाल रास्तों की सूरत बदली है। प्रधान मंटी सिंह गरीबों का सहारा बन निराश्रितों के हम सफर बनी हुई है। ग्राम पंचायत में सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। कुटीर और आवास से हर गरीबों में मकान पक्के हो रहे हैं। वृद्धजनों को पेंशन और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। अपाहिज व गरीबों का सहारा बनकर उनके प्रत्येक कार्य किए जा रहे हैं। बेसहाराओं को सहारा भी दिया जा रहा है। उनके द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पानी की व्यवस्था से राहगीरों को मिलेगा लाभ। प्रतिनिधि संतराम सिंह प्रतिनिधित्व करते ग्राम पंचायत विकास के लिए इंटरलॉकिंग 1500 मीटर, सीसी रोड 600 मीटर, नाली 200 मीटर, नाला 150 मीटर, खंडजा मरम्मत 100 मीटर, कूप मरम्मत 7, वृद्धा पेंशन 50, विधवा पेंशन 20, विकलांग पेंशन 5, सोखता 50 कुएं की मरम्मत। नमस्कार, मैं हूं दल बहादुर पांडे। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इस वक्त विकासखंड के अमानीगंज ग्राम पंचायत के कंदई कला ग्राम पंचायत में मैं पहुंच गया हूं। मैं प्रधान प्रतिनिधि संतराम सिंह से बात करना चाहता हूं। प्रधान जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं तमाम जी। आप अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा विकास जनता के लिए कराया है? सीसी रोड बनवाया हमने, आरसीसी सेंटर बनवाया, पंचायत भवन बनवाया, सामुदायिक शौचालय बनवाया, चकमार्ग पटवाया और शॉर्ट ब्रिज बनवाया, यही सब। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आपकी ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय है। आप अपने विद्यालय में, ग्राम पंचायत के विद्यालय में कौन कौन सा काम करवाया है? विद्यालय में विकलांग शौचालय बने और टाइल्स लगी, कायाकल्प हुआ और पेंटिंग हुई, यही कार्यभार हुआ। और प्रधान जी, ये बताइए आप अपनी ग्राम पंचायत में जैसे सार्वजनिक रास्ता, मेन गलियारा, इंटरलॉकिंग, सीसी और सीवान को निकलने के लिए चक्रोड़, कितने चक्रोड़ का निर्माण करवाया है? कम से कम 20 चक्रोड़ हमारे कार्यकाल में पटे, जो कि बहुत लंबे हैं। 1 किलोमीटर, 700 मीटर, इतने जो बहुत कभी कोई प्रधान नहीं पटवा पाया था, झगड़े में था, वो चक्रोड़ हमने पटवा दिया। और बताइए आप अपनी ग्राम पंचायत में आदर्श तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया है। कितने तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया है? हाँ, 7-8 तालाब का सौंदर्यीकरण हो चुका है अब तक, और बाकी एस्टीमेट बने हैं, फिर होंगे। और आप अपनी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर आप अपने सचिव के साथ और रोजगार सेवक के साथ बैठक करके जनता की समस्या का निदान करते हैं और उनकी फरियाद को सुनते हैं। जी। समस्याओं का समाधान होता है। सचिव भी आते हैं और पंचायत सहायक भी आते हैं, पंचायत भवन में बैठते हैं, जिसकी जो समस्या होती है वो सुना जाता है और उसका निदान किया जाता है। आप अपनी ग्राम पंचायत को जनता को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं कि जो आपको जनता इस लायक इस पद पर ला करके आपको इस पायदान पर खड़ा किया है? हाँ, हम जनता का धन्यवाद देते हैं कि हमें इस योग्य समझा और इस योग्य बनाया। हम जनता का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आप इसी ग्राम पंचायत से? जी। प्रधान जी बता रहे हैं संतराम सिंह
कि हमारी ग्राम पंचायत में चौमुखी विकास हुआ है, क्या हकीकत में विकास हुआ है? कीचड़ से मुक्ति पाई है? जी जी हुआ। क्या इनके कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। समय से बैठक वैठक करते हैं? है सब बराबर। क्या आपकी ग्राम पंचायत में देवस्थान का भी सौंदर्यीकरण कार्यक्रम हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। धार्मिक स्थल भागवत भी बैठी थी वहाँ, भंडारा हुआ था। राम से जौन जी ये बताइए, भाई संत राम से इनका कहना है कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। हाँ, क्या हकीकत में क्या क्या काम करवाया है इन्होंने? सब काम जो बताए प्रधान जी सब हुआ है। नहीं, आप अपने खेत के लिए जाते हैं हाँ, तो हाँ, क्या उस साइड में भी चक्रोट पटाई का काम हुआ है? पटा है लगभग इन्हीं के काम में, जी जी कार्यकाल में। जी। क्या इनसे पहले प्रधान थे, क्या जो सुविधा ये दे रहे हैं वो भी दे रहे थे? हाँ मिल इनसे इन सबसे ज़्यादा काम अब से प्रधान ही हुआ। इनके कार्यकाल जी में। जी ठीक, धन्यवाद। रामनरेश है। रामनरेश से ये बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं गांव में तमाम विकास की गंगा बह रही है। हाँ अच्छी बात। या कौन कौन से विकास हुए? क्या आप कीचड़ से मुक्ति पाए हैं? जहाँ कीचड़ भरे रास्ते में चलते थे, इनके कार्यकाल में क्या वाकई में गलियारा वलियारा का इंटरलॉकिंग सीसी का निर्माण कार्य हुआ है? जी, आरसीसी रोड बना, इंटरलॉकिंग हुआ, खड़ंजा लगा, चक्रोट पटे, गौशाला में गाय भेजाए, सारा काम कराए। हाँ करते संतुष्ट हैं आप? जी हाँ। धार जिले के राजगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता दीपक जैन एक बार फिर विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे नगर परिषद कार्यालय में डंडा हाथ में लिए एक व्यक्ति से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दीपक जैन किसी बात को लेकर काफी नाराज हैं। उन्होंने न केवल डंडा हाथ में लिया हुआ है, बल्कि सामने मौजूद व्यक्ति को अपशब्द भी कह रहे हैं। इस दौरान नगर परिषद के कुछ कर्मचारी उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि पूरा विवाद किस वजह से शुरू हुआ, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई लोग इस व्यवहार को एक जनप्रतिनिधि की पद की गरिमा के खिलाफ मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब एक जनप्रतिनिधि ही इस तरह का आचरण करेगा तो आम जनता का क्या होगा। कुछ लोगों ने अभी आरोप लगाया है कि दीपक जैन खुद को बड़ा कांग्रेस नेता समझते हैं और आम लोगों की बातों को महत्व नहीं देते। इंदौर लोकायुक्त इकाई की टीम ने बड़वानी जिले के टीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यवाही की है, जिसमें डॉक्टर बलबीर सिंह वर्मा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उप स्वास्थ्य केंद्र कालापानी, ब्लॉक टीकरी के शिकायती आवेदन पर कार्यवाही की गई है, जिसमें राहुल कुमार गुप्ता, ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीकरी जिला बड़वानी को 35,000 रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। वहीं इसमें आरोपी डॉक्टर राजवीर तोमर, बीएमओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीकरी सहित ऑपरेटर राहुल कुमार गुप्ता द्वारा काम के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। सी वर्मा। तो क्या हुआ था आपके? मैं CHO कालापानी में पदस्थ हूँ यहीं पे। तो पिछले क्या है 5 महीने से मेरी तनख्वाह रुकी हुई थी और PBI करीब 10 महीने का रुका हुआ है। तो राहुल गुप्ता जी ने मैंने बात करी थी यहाँ पे सर, तो राहुल गुप्ता जी ने बोले मैडम से बात करना पड़ेगी। तो मैडम ने जो है राहुल गुप्ता जी ने मैडम से बात करी, तो उनने जो है राहुल गुप्ता को बोला था कि मतलब 50,000 रुपये दो
तो तुम्हारा मतलब सैलरी और पीवीआई निकलेगा ऐसा। तो फिर उसके बाद मैंने इनसे बात करी, तोड़ करा, मैंने कहा 50,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने कहा 28,000 मेरी सैलरी है, उसमें 50,000 रुपये देना मतलब कोई तुक नहीं है, जबकि मैं काम कर रहा हूँ बराबर ऐसा। तो बीएमओ सर का जो है नोटिस निकाल दिया था मेरे को, और बीएमओ सर का बताया बीएमओ सर ने सैलरी रोकी है, जबकि राजवीर तोमर सर। और जो है फिर इन्होंने 50,000 बताया, बोले 50,000 के बाद जो है ना, मतलब राहुल गुप्ता ने बोला मैं मैडम से बात करके जो है 35,000 रुपये करवा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है 35,000, मैंने कहा क्या करो, उससे कम करा नहीं। तो आज जो है वो कार्रवाई लोकायुक्त की हुई है और 35,000 रुपये रंगे हाथ जो है लिए गए। द्वारा आवेदन दिया गया था? हाँ, मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे कई लोग परेशान थे, और भी दूसरे लोग हैं जो सैलरी के लिए पैसा देते हैं और कई चीज़ों के लिए पैसा देते हैं, उसके बाद काम होता है। आपका कितना पेमेंट रुका हुआ था? मेरा करीब 2,80,000 रुपये। 2,80,000। आनंद चौहानू में लोकायुक्त में कार्यवाहक डीएसपी हूँ। आज डिग्री स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे इसमें? क्या हमारे फरियादी हैं डॉक्टर बलवीर सिंह वर्मा, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उप स्वास्थ्य केंद्र कालापानी ब्लॉक ठीकरी में। इनके द्वारा हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त इंदौर को एक शिकायत की गई थी कि इनको जो हर माह के वेतन और पीवीआई परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है, उसके दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई का वेतन और पीवीआई मिलाकर लगभग 2,87,000 रुपये रोके गए हैं। ये बीएमओ साहब और ये लोग निकाल नहीं रहे हैं। तो इसके भुगतान के बदले में बीएमओ साहब और ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता द्वारा इनसे रिश्वत की राशि मांगी जा रही थी, जो इस संबंध में एसपी साहब द्वारा ट्रैप दल का गठन किया गया और आज राहुल कुमार गुप्ता को 35,000 रुपये की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, तो कार्रवाई की गई। आरोपी कौन कौन बने? इसमें राहुल कुमार गुप्ता कंप्यूटर ऑपरेटर है और राजवीर तोमर बीएमओ। खासरोद में सड़कों पर घूमने वाली गौमाताओं को पकड़ने का अभियान जारी। अब तक 27 गौमाताओं को सड़क से पकड़कर भेजा गौशाला। गोपालकों को दिए गए दिशा निर्देश। हिंदू संगठनों की मांग पर खासरोद एसडीएम नेहा साहू के निर्देश पर कार्यवाही है जारी। अब तक 27 गौमाताओं को सड़क पर घूमते हुए रेस्क्यू किया जा चुका है, जिन्हें गौशाला भी भेजा गया है। वहीं एसडीएम नेहा साहू ने बताया कि नगर की सड़कों पर घूमने वाली अधिकांश गौमाताएं गोपालकों की निकलती हैं, जिन्हें हिदायत देकर गोपालकों को सौंप दिया जाता है। एसडीएम साहू ने बताया कि गौ माता और आम जनता की सुरक्षा के लिए यह अभियान जारी रहेगा। ये आप सब नगर पालिका से है? अभी कोई मुहिम चल रही है एसडीएम महोदय के निर्देश पे, क्या है मामला बताइए? नगर पालिका और पशुपालन विभाग दोनों मिलके यहाँ पे गाय लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए हैं? बाजार में। अभी कितनी गाय आई है टोटल? 5-6। अभी और आएगी? हाँ मैडम, अभी बीते कुछ दिनों पहले एक गाय का मामला सामने आया था, जो सड़क पे विचरण करने वाली गाय के संबंध में आपके द्वारा कुछ कार्रवाई की गई थी। उसमें क्या है पूरा मामला मैडम बताएं। देखिए, एक ये बहुत सेंसिटिव इशू रहता है हमेशा कि जो हमारी गौ माता रहती है, कभी बारिश के समय रोड पे बैठी रहती है या आम मार्ग पे बैठी रहती है, तो उसको हमने गंभीरतापूर्वक लिया है और अभी हमने इसमें एक अभियान चलाया है। थोड़ा हमने लोगों का भी इसमें सहयोग लिया है, कुछ संस्थाओं का सहयोग लिया है, गौशाला के ओनर्स का भी हमने सहयोग लिया है। तो हमने रोज़ रात को अभियान निकाला है कि उन गायों की जो सड़क पे बैठी रहती है उनकी हम टैगिंग करवाते हैं और उनको निर्धारित गौशालाओं में हम भिजवा भी देते हैं, ताकि उन गायों की देखरेख हो सके, ताकि गौ माता को भी कुछ नुकसान ना हो, उनको हानि ना हो और लोगों को भी कुछ नुकसान ना हो। और इसी के चलते जैसे विगत 4 दिनों में लगभग हमने 30 गायों को हमने पकड़ा था, उनकी टैगिंग करवाई थी, जिसमें देखने में आया था कि जो पशुपालक ही हैं वो रात को अपनी गायों को रोड पर छोड़ देते हैं। तो इसके तहत हमने उनको समझाइश भी दी और उनको हमने जो भी विधिवत है वो कार्रवाई भी की गई। समझाइश देके हमने उनको गाय वापस कर दी कि अब भविष्य में वो देखे कि रात को ही अपनी गाय यहाँ ऐसे ना छोड़े रोड पर। आगामी अगर इस प्रकार की अगर कुछ फिर वापस एक्टिविटी पशुपालकों द्वारा अगर की जाती है तो फिर आगे क्या प्रावधान है? जैसे कि मैं आपको बता दूं, कल हमने लगभग 23 गाय पकड़ी थी संध्या के समय। तो उसमें से लगभग जो 13 गाय थी वो पशुपालकों की थी, वो अपनी गाय को लेने भी आए थे। तो उनको मौके पे हमने समझाइश दी, अगर वो वापस पुनरावृत्ति करते हैं तो फिर हम एक्शन लेंगे।
बार बार मतलब प्रशासन की ओर इस बार के प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, प्रशासन बिल्कुल ध्यान रह रहा है और प्रशासन बहुत सेंसिटिव भी है, संजीदा भी इस चीज को लेके। क्या संदेश रहेगा मैडम, जो उन गोपालकों के लिए क्या संदेश रहेगा जो इस प्रकार से वो अपने पशुओं भाई को, अगर आप पशु को बाहर विचरण के लिए छोड़ते हैं तो अपने वॉलंटियर वहाँ साथ में रखें, स्वयं रहें और विचरण करके आप उसको जो भी करके आप वापस अपने स्थान पे उनको वापस बुला देंगे। ऐसे छोड़े ना रोड पे, क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी रहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित धुनी वाले दादाजी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। वहीं आपको बता दें कि दादाजी धुनी वाले की नगरी खंडवा एक ऐसी आध्यात्मिक जगह है जहां आस्था, धर्म और भक्ति की शक्ति से भारी प्रेरणादायक व चमत्कारिक नगरी है। वहीं श्रद्धालु धुनी के पास बैठकर ध्यान कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धा से दादाजी की धुनी के पास बैठता है उसके जीवन से हर नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाती है। भक्तों का ये मानना है कि हर निशान या ध्वज आस्था का प्रतीक है और ये परंपरा वर्षों पुरानी है। जय श्री दादाजी की नमस्कार, स्वागत है आपका शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ विशाल पटेल। आज हम दादाजी धुनी वाले की नगरी खंडवा में हैं और यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूसरे राज्यों से भी आते हैं और अपने गुरु के चरणों में, श्री चरणों में अपने शीश को नवाते हैं। जय श्री दादाजी की। दादाजी की नगरी खंडवा एक ऐसी नगरी है जहाँ आध्यात्मिक धर्म, आस्था और भक्ति की शक्ति से भरी प्रेरणादायक और चमत्कारीय नगरी है। आपको आइए मिलवाते हैं कुछ भक्तों से जो श्री दादाजी की नगरी में पधारते हैं। आइए बताते हैं। बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम? हम पिपरिया होशंगाबाद जिले से आए हैं और दादाजी में बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति है, इसलिए हम बहुत दूर से आए हैं। आज हम विश्वास रखते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त भी आते हैं और ध्वज या झंडा भी लेकर आते हैं। तो क्यों लेकर आते हैं? अपनी मनोकामना के हिसाब से रहता है और उनका बिगड़े जो काम रहते हैं वो बन जाते हैं उनके, और समृद्धि के लिए सबकी अच्छी स्वस्थ रहे, बुरे कामना के लिए आते हैं। बताइए दादाजी की महिमा क्या है? देखिए, दादाजी की महिमा अपरंपार है। आपको खुद ही लग रहा होगा कि यहाँ बड़ी भारी संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तक के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी भक्ति और श्रद्धा से आते हैं। यहाँ पर लोग झंडे या अब हम यूँ कहें कि निशान लेकर आते हैं। वह निशान में उनकी श्रद्धा और भक्ति रहती है। वो दादाजी दरबार आते हैं और अपना शीश झुकाते हैं, शीश नमन करते हैं। और सबसे बड़ी महिमा खंडवा जिले की यह है कि दादाजी दरबार में यहाँ जगह जगह भंडारे होते हैं और भंडारे निःशुल्क होते हैं। भोजन प्रसादी का वितरण होता है। कोई यहाँ से इस दिन के भूखा नहीं जाता, सभी को प्रसादी मिलती है। जय श्री दादाजी की। पत्रकारों के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करना नीमच के एक सटोरिये वीरेंद्र सिंह पवार उर्फ पिंकू को महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को सार्वजनिक रूप से जुलूस की शक्ल में पैदल एसडीएम न्यायालय तक ले जाकर उसकी हेकड़ी निकाल दी, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया। ये मामला तब सामने आया जब वीरेंद्र सिंह पवार उर्फ पिंकू ने लेन देन के एक विवाद में प्रिंस उर्फ जानू शर्मा से मोबाइल पर बात करते हुए पत्रकारों के लिए बेहद आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पत्रकारों में भारी रोष देखने को मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्रकारों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। प्रिंस शर्मा ने भी पुलिस में आवेदन दिया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी वीरेंद्र सिंह पवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को एसडीएम न्यायालय ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में पुलिस वाहन खराब हो गया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को पैदल ही एक जुलूस के रूप में एसडीएम न्यायालय तक ले जाने का फैसला किया। ये कदम आरोपी की सार्वजनिक रूप से हेकड़ी निकालने और गलत संदेश देने वालों को सबक सिखाने के लिए उठाया गया। वहीं एसडीएम संजीव साहू ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी वीरेंद्र सिंह पवार को जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी वीरेंद्र सिंह पवार पर पहले भी क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा, मारपीट, गाली गलौज और धमकी जैसे कुल 6 अपराध दर्ज हैं। ये घटना समाज में गलत संदेश देने वालों के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि कानून व्यवस्था को तोड़ने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 5 दिन पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे को पता चली थी कि एक सटोरिया ने
पूरे पत्रकार जगत को गालियाँ, अश्लील गालियाँ दी जो बताने लायक भी नहीं। उस मामले को हमने सब पत्रकारों साथियों ने मिलकर एक पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया था और उसमें मांग की थी कि जिस सटोरी ने इस तरह की अश्लील गालियाँ दी उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक ने भी तुरंत उसको मामला संज्ञान में लेते हुए 5वें दिन बकाना पुलिस को उस में मामला दर्ज करके आज उसको न्यायालय में पेश किया और वहाँ से उसको जेल भेज दिया। और पुलिस प्रशासन और अधिकारियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई पत्रकारों का सम्मान के लिए इनने विशेषकर उसको जेल भेजा, उसके लिए सभी को धन्यवाद। और एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि आज जिले के पत्रकारों को यदि आगे से यदि कोई सम्मान को ठेस पहुँचाएगा तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरीश शहीर, प्रेस क्लब अध्यक्ष पूर्व। उदासीन अखाड़ा के देवगांव स्थित आश्रम पर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से गुरु पर्व मनाया गया। देवगांव स्थित उदासीन आश्रम के महंत बलराम दास ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी आश्रम पर गुरु पर्व के शुभ अवसर पर दूर दूर से भक्त आए और अपने गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। आश्रम पर इस अवसर पर भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए हलवा का प्रसाद और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर खुद को धन्य माना। वहीं क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी एवं भाजपा नेता शंभू सिंह का व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में विशेष योगदान रहा। हमारे चैनल शहर क्राइम न्यूज के माध्यम से महंत बलराम दास ने अपने सभी भक्तों और दर्शकों को आशीर्वाद दिया और सबके कल्याण की मंगल कामना की। कैसे बनाया जाता है, कैसे है हर साल की बात क्या करें? गुरु तो ये होता है, गुरु की पूजा पाठ होता है सिर्फ महापुरुषों का। और जैसे देवताओं का पूजा पाठ होता है जैसे गुरु का पूजा करना चाहिए। गुरु के साथ में सभी देवताओं का पूजा होती है, यही गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में जो कुछ कर पावे है ना, कर पाओ, यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। साल भर में सभी देवी देवता मनाते हैं अपने अपने गुरु का, तो जनता भी अपने गुरु का मनाती है। ये गुरु पूर्णिमा माना जाता है। स्थान के बारे में कुछ बताएं महाराज जी। इस स्थान के स्थान के बारे में तो आप लोग जानते नहीं, जानते हैं आप बताइए। आपके माध्यम से और लोगों को जानकारी देना चाहते हैं वो। ये स्थान तो शुरुआत देखिए इस जगह पर जंगल था और राजा देवगांव के मुसलमान थे, मुसलमान राज था ये। तो सबसे सर्वप्रथम हमारे सुंदर शाह महाराज यहाँ पर आए, यहाँ भजन जंगल झाड़ में करते रहे। कुछ दिन किए तो कुछ चरवाहों ने जाना देखा, भैंस गाय चराने वाले के एक महात्मा यहाँ आए हैं। तो सूचना राजमहल में गई, तो राजा आए तो महाराज जी की व्यवस्थापना किए। कुछ दिन व्यवस्था करने के बाद फिर जो है कुछ गौ यहाँ हमारा राजा ने दे दिया, कुछ सेवक दे दिए, कुछ है ना गौ को चलते रहते अपना बाड़ा साड़ा बना रहा उनको लिया देते रहे। कुछ समय बीता ऐसा ही तो हमारे बाबा बीती चंद महाराज जब भ्रमण करते हुए 2-4 महात्मा साथ आते रहे, तो महात्मा और जो थे जहाँ तहाँ चले गए, महाराज जी हमारे घूमते किनारे रुक गए। इसके बाद रात में भजन भाव किए, ध्यान और स्थापना देखे ध्यान से, तो देखिए इस जंगल में यहाँ पे सीधे फकीर। तब बीती चंद महाराज सोचे कि उनसे मिलना जरूरी है। तो महाराज जी क्या किए कि जंगल से शेर पकड़े और सर पर कोड़ा लिए। पूजा पाठ करने के बाद सुबह बीती चंद जी महाराज सुंदर साहिब महाराज से मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि उस फकीर से मिलना चाहिए। जब शेर पर सवार होकर के हाथ में कोड़ा लेकर के जब इस रास्ते से आए, कोड़ा जो है सांप का था, सांप का कोड़ा था, यह गेट था बना। इस गेट से जब उधर आए या विद्यालय की तरफ आए, तब हमारी सुंदर सा जो है महाराज जी कोई दीवार थी, कच्ची दीवार थी, उसे बैठ करके अपन बढ़ी से दतून कर रहे थे। तो दतून जब कर रहे थे तो वह जो है इनके आभास हुआ कि कोई महात्मा हमसे बराबरी के मिलने आ रहा है। तो सोचे हम किस सवारी से चलें, तो उन्होंने तुरंत फटाफट दतून किया, कुल्ला किया, बढ़नी बहाए, उस दीवार से बोले गुरु की नंदी एक महात्मा बराबरी के मिलने आ रहा है, तुम भी 4 पकड़ चल के जरा चल, तो हम भी स्वागत में मिले। जब वहाँ से जब चले तो बाबा जी बीती चंद महाराज यहाँ जब आए गेट पर, तो देखे कि मैं तो शेर से हूँ, अभी दीवार ही चला के आ रहे हैं। तो बीती चंद महाराज बीच गेट में उतर गए, ये भी दीवार से उतर गए, दोनों चले। तो कहा महाराज आप क्यों उतर गए?
सुंदर साहब बोले कि बाबा जी आप क्यों उतर गए? अभी महाराज इसलिए उतर गए कि हमारा तो जान, आप बड़े होकर कैसे बड़े हैं? कहें कि आप दीवार चला के आ रहे हैं। अरे क्या आप तो शेर से आ रहे हैं? कि हमारा शेर तो जो है चलने वाला जानवर है, दीवार थोड़ी चलने वाली है। शेर में जान है, इस तो दीवार में कौन सी जान है? मुस्कराए दोनों जने मिल करके इसी पर इस स्थान पर बैठे। और इसके पहले जब बाबा जी विधि चंद महाराज 4 बजे शंख जब बजाए वहाँ पर जंगल में नदी किनारे, तो रानी के कान में इतना तेज आवाज़ गया, 5 बार बजाए, इतना तेज आवाज़ गया कि रानी के शंख की आवाज़ से उसका गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिर गया तो हल्ला मचा। लेवड़ी चिड़िया से बताया कि ऐसा हुआ। तो बोले कैसे हुआ? तो बताने लगी रानी कि ऐसा कोई मेरे कान में शंख बजाया, शंख आवाज़ आई, उसके डर से मेरा गर्भ गिर गया। तो राजा की सूचना गई, राजा भी जाके कुछ बताए। ये आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गर्भ गिर गया तो कोई बात नहीं है। तो बाबा जी यहाँ आए, दोनों दिन रहे अपना, और दूसरी मीटिंग का स्नान करके बाबा जी महाराज यहाँ पर राउंड मारे थे, बूते लगा उगा कर टहल रहे थे। तो राजा आए, महाराज जी के चरण में गिर पड़े। बोले महाराज एक बड़ी समस्या दुर्घटना हो गई। कहें क्या? कहें हमारे रानी का गर्भ गिर गया। तो कैसे गर्भ गिर गया? कह रानी बता रही कि 4 बजे कोई मेरे कान में ऐसा शंख बजाया, उसके डर से मेरा गर्भ गिर गया। कहा ठीक है, सही। तो देखो राजा ने कि महात्मा टहल रहे हैं, तो इन्हीं ने शंख बजाया जंगल में, उसी से गर्भ गिरा। कहा महाराज जी इसका समाधान कैसे कहा होगा? कहें देखो अगर आज बजाएंगे तो तुम्हारा सारा राज भी साफ हो जाएगा। तो हमारा इसका जो निराकरण कैसे होगा? राजा बोले तो देखो भाई, राजा प्रसन्नन तक गज गिरी दानन, बनिया प्रसन्नन तक कौड़ी छदानन, नारी प्रसन्नन तक मलमूत्र दानन। तो राजा तुम हो और कुछ घूम लेकर के महाराज के चरणों में संकल्प करके माफ़ी मांगो तो हो, क्षमा हो जाए। और क्षमा उनकी पहले टटिया बजा के पूजा होता रहा, शंख नहीं बजता रहा। अब महाराज इसी से आए रहे, जहाँ तहाँ जाते रहे। तो ठीक है महाराज, तुरंत राजा मान गया। तो इंतजाम किया, बाबू ने बुलाया अपना, गंगा जल सब भी मंगाया गया। तो ही 5 से 1 बीघा जवन है, राजा शामों शाम तक महाराज जी के चरणों में संकल्प किया। तो महाराज जी बुलाए महाराज जी को, महाराज जी ये राजा यहाँ का मुसलमान है, राजा ये आपके चरणों में 5 रुपया और संकल्प करके कुछ क्षमा मांगना चाहता है। तो ही जो है फिर संकल्प किए, हमारे को क्षमा किए, तो बड़ा सा हुआ। इसके बाद जब बच्चा उस समय जब शेर से यहाँ आए बैठे, ये जो गुरुपर्व गुरु पूर्णिमा के हम लोग सभी भक्त गुरु पूर्णिमा अपने उदासीन आश्रम देवगांव में अपने गुरुओं के निमित्त मनाते हैं। और हमारे परंपरा में जितने भी शिष्य हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं उनकी कृपा से सब भक्त यहाँ आकर के और इस गुरुपर्व महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें जगह जगह से हमारे भक्त रुदौली, अमानीगंज, सुकुल बाज़ार, हारीमऊ, मिल्कीपुर, कुमारगंज, ऐसे दूर दूर स्थानों से सभी भक्त आकर के इस गुरुपर्व गुरु पूर्णिमा को बहुत भव्य रूप से मनाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम उन सभी भक्तों को अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से उन सभी भक्तों को आशीर्वाद की कामना करते हैं और अपने सभी महापुरुषों से उनके प्रति विनती करते हैं कि उनके जीवन में धन, समृद्धि, धैर्य, विश्वास का एक विश्वास बंधे, जिससे वो अपने जीवन में सब सफल हो जाएं और इस स्थान का और इस परंपरा का सदैव वो पालन करते रहें। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
पूर्णिमा के साथ ही आज से दिगंबर जैन समाज के चातुर्मास प्रारंभ हुए। इस अवसर पर चातुर्मास कलश स्थापना समाज द्वारा आचार्य विराग सागर की शिष्या विदुषी माताजी सत्संग 5 माता जी के सानिध्य में चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से बैंड बाजे तथा शाही रथों पर आचार्य जी के छायाचित्र को रखकर चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में महिलाएं मंगल कलश व पुरुष अष्ट द्रव्य एवं वीर विद्या पाठशाला के बच्चे जैन ध्वज लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पार्श्वनाथ जिनालय पहुंची, जहां कलश स्थापना के पूर्व अल्ट्राटेक यूनिट हेड विनयवाणी छाबड़ा ने विधि विधान एवं पूजन कर ध्वजारोहण किया। सर्वप्रथम द्विप्रजन विदुषी माता जी के परिवारजनों ने किया तथा आचार्य गुरुवार के बाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मनावर गौरव, प्रभात सागर, ऋतु दीदी एवं पिंकी दीदी परिवार को प्राप्त हुआ। भजन गायक कमल जैन बड़वाह की स्वर लहरियों में आचार्य श्री एवं माता जी का अष्ट द्रव्य से पूजन किए गए। वहीं पूजन के पूर्व बालिका मंडल एवं महिला मंडल द्वारा धार्मिक नृत्य प्रस्तुत कर मंगलाचरण किया गया। आचार्य श्री के पूजन में अष्ट द्रव्य चढ़ाने का सौभाग्य सभी समाजजनों को प्राप्त हुआ। शाम को समाजजनों द्वारा जिनेन्द्र प्रभु के बाद आचार्य श्री एवं माता जी संघ की सामूहिक महाआरती की गई। आर्य का विदुषी माता जी ने कहा कि वर्षा ऋतु के 4 महीने विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें संत एक स्थान पर रहकर तप, साधना और अहिंसा का पालन करते हैं। इस दौरान संत कहीं भी विहार यात्रा नहीं करते हैं और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष अभय सोगानी ने बताया कि जैन मंदिरों और जिनालयों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक गतिविधियां होंगी। जैन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय कई छोटे जीव सक्रिय हो जाते हैं और जैन श्रावक एवं मुनि अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए एक स्थान पर रहकर अपनी साधना करते हैं। चातुर्मास समाज को धार्मिक शिक्षा और मार्गदर्शन का अवसर है। साधु संतों की अमृतवाणी लोगों को धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर उज्जैन में गुरु सांदीपनि आश्रम और काल भैरव मंदिर एवं विक्रांत भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर भारत अपने गौरवशाली अतीत को पा रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध सांदीपनि आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और गुरु सांदीपनि का पूजन किया। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव पिछले कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा पर सांदीपनि आश्रम आते रहे। इसी कड़ी में वे यहाँ आए और दर्शन व पूजा अर्चना किया। गुरु सांदीपनि आश्रम दर्शन के बाद मुख्यमंत्री सीधे भगवान काल भैरव और विक्रांत भैरव के मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजन करने के बाद शिप्रा नदी में नौका विहार भी की। इसके बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु सांदीपनि का आश्रम हजारों साल पहले का गौरवशाली अतीत है। यहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के साथ शिक्षा अध्ययन की थी। भगवान श्री कृष्ण ने 64 कला, 14 विद्या और 18 पुराण और 4 वेदों का ज्ञान यहीं से अर्जित किया है। यहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और गुरु सांदीपनि के योगदान को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अद्भुत स्थान है। उन्होंने यहाँ प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की और भारत अपने गौरवशाली अतीत को पा रहा है। आचार्य सांदीपनि आश्रम आज 50 साल पहले का भगवान श्री कृष्ण का गौरवशाली अतीत, जहाँ भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा, भगवान के बड़े भाई बलराम भगवान के साथ यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए थे और वो अद्वितीय इतिहास बना, जिसके माध्यम से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, ये अतीत का इतिहास इसी सांदीपनि आश्रम में रचा गया था। मेरी अपनी ओर से आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं हर वर्ष यहाँ किसी रूप में रहूँ जरूर आता हूँ और भगवान को और उस समय के महर्षि सांदीपनि जी के उस योगदान को स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से उनके शिष्य को जीते जी एक उपाधि मिली जिसको दुनिया याद रखती है, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। एक गुरु अपने शिष्य में जीवित पूरी दुनिया का गुरु की जो उपमा देते हैं, ये वाकई अद्भुत स्थान है। बाबा महाकाल की नगरी, ऐसे कई रहस्य यहाँ बने हुए। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर के क्रम में एक बार फिर जीवंत होता दिखा रहा है। भारत फिर अपने गौरवशाली अतीत को पा रहा है, दुनिया के सामने अपनी सारी अच्छाइयों को लेके जा रहा है। ऐसे में हमारे प्रत्येक व्रत, त्यौहार, पर्व का जो आनंद है, ऐसे गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मेरी अपनी ओर से नमन।